Hello everyone, welcome to Teaching Biology. I am your educator Utkarsh Mishra. Today we will start our new lecture series of the chapter Body Fluids and Circulation. Okay, so this is the part 1 of this lecture series in which we will discuss the physiology of the blood, their components and different kind of blood cells along with their functions. So let's start today's session. देखिए, ये ब्लड का कंपोजिशन दिया हुआ है। आप यहाँ इजीली समझ सकते हैं कि ब्लड जो है वो 55% प्लाज्मा पार्ट से बना होता है एंड 45% ये आप देख सकते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लड के अगर कंपोजिशन की हम लोग बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है विच इज मेजर पार्ट, दैट इज 55%, एंड 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट होता है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है कुछ कुछ बुक्स में आपको सेलुलर पार्ट भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये जो 45% पार्ट है ये सेल्स का पार्ट है। ये दे सकते हैं आप, इसको फर्दर जो है बताया गया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इसको सेलुलर पार्ट भी बोला गया है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड सेलुलर पार्ट्स आर द सेम थिंग। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा में अच्छा क्या क्या होता है। देखिए प्लाज्मा में वाटर होता है, आयंस एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन्स होते हैं। देखिए 3 टाइप की प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 3 तरीके की प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं प्लाज्मा में। कौन कौन सी? फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, सेकेंड इज ग्लोबुलिन, एंड थर्ड इज फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए। प्लाज्मा में जो है जो वाटर है, आयंस एंड मिनरल्स हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स भी जो है 3 टाइप की प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन का काम जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ग्लोबुलिन क्या है? देखिए आपने हो सकता है ग्लोबुलिन नाम ना सुना हो, लेकिन इसका दूसरा नाम है जो कि आप जानते हैं, मैं अभी बताने जा रहा हूं तो आपको पता चलेगा। वो नाम आपने सुना होगा, वो है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ठीक है, तो एक ग्लोबुलिन का ही दूसरा नाम होता है एंटीबॉडीज। अच्छा, हमारी बॉडी में जो है कई टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। अभी जब हम लोग इस टॉपिक को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे ना, इम्यूनोलॉजी में, तब वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप की होती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इनका दूसरा नाम है। जो ग्लोबुलिन लिखा है शॉर्ट फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन का। ठीक, तो इनका नाम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। जब हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, डी, ये सब बहुत टाइप की जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। यहाँ पे चूंकि ये ब्लड का पार्ट है उससे थोड़ा सा ही आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे गिवन है। तो जस्ट मैं आपको समझने के लिए बता दूं कि ये एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो सेल्फ और नॉन सेल्फ की बेसिस पे काम करती है, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए समझने की कोशिश करिए, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ क्या। ये जो है ना मेजर डिस्कशन जो है ये इम्यूनोलॉजी का है। लेकिन चूंकि ये जो WBCs आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जो है मिल करके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बनाती हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही जो है यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, और इसमें कई लोग रहते हैं। मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये आप हैं। ठीक, अब देखिए समझने की कोशिश करिए। अब ये 5 लोग आपके घर में रहते हैं। अब इन पांचों लोगों को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं जो कुछ भी है। अगर ये इनमें से कोई भी व्यक्ति 1 2 3 4 में से कोई भी पर्सन जो है अगर रात में 12 बजे भी आपके घर पे आके बेल बजाता है तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या काम है, किससे मिलना है। ठीक है, आप सिंपली गेट खोलेंगे और वो अंदर आ जाएंगे और बस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर मान लीजिए कोई नया पर्सन आए, मान लीजिए 6th पर्सन है कोई, ये किसी दिन घर में आने की कोशिश करता है तो आप इसको गेट पे रोक लेते हैं कि नहीं?
कि आपको किससे मिलना है, क्या काम है आपको, हम तो आपको पहचानते नहीं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करती है। जिस तरीके से आप अपने घर के सारे मेंबर्स को पहचानते हैं, उनके आने से पहले ये नहीं पूछते कि आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो है ना, वो सारी सेल्स को पहचानती है। जो बॉडी की सेल्स हैं, जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं, उनको पहचानती है। ठीक, फिर देखिए क्या होता है, किसी दिन जो है बाहर से, जैसे ये जो 6 पर्सन आपके घर में एंटर करने मतलब आया है ना, तो आपने इससे पूछ दिया कि आप कौन है। ठीक, उसी तरीके से जब कोई बैक्टीरियल सेल या कोई वायरल सेल या कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये सब इनको वहीं बाहर ही रोक देती है बॉडी के। मतलब ये बॉडी में जब एंटर करने की कोशिश करती हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, ये इनसे फाइट करती हैं, पूछती हैं आप कौन है, क्या काम है आपको। ठीक, मतलब इनको जो है बाहर ही रोकने की कोशिश करती हैं, टिश्यू और सेल्स के अंदर एंटर करने से रोकती हैं, क्योंकि ये अफेक्टेड सेल्स है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल जो है वो बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये बॉडी में मान लीजिए एंटर कर गया, ये कोई बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो बॉडी जो है ना, ये जो आउटसाइडर होते हैं, इनको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एंटीजेंस बोलते हैं। ठीक, ये एंटीजेंस होते हैं, और इन एंटीजेंस के अगेंस्ट बनती है क्या, एंटीबॉडी, जो इनको एनकाउंटर करती है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और यही एंटीबॉडी जो है हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है मेंटेन करती हैं। मतलब बात समझ में आई आपको। जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, ये उससे फाइट करती है, इनको हम लोग सोल्जर बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की सोल्जर्स है। ठीक, ये फाइट करती हैं और हमें पैथोजन से होने वाले इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक, तो ये किसमें पाई जाती हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक, फिर देखिए ये थर्ड है फाइब्रिनोजन। देखिए ये क्या काम करती है, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। ठीक, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें चोट लग जाती है, तो थोड़ी देर बाद वहां से ब्लीड हो रहा होता है। पहली बार जब चोट लगती है तो वहां से ब्लीड हो रहा होता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक परत जम जाती है और फिर खून बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो गया, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन, ये जो फाइब्रिनोजन है ना। अभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे जो है चल करके ब्लड क्लॉटिंग एक पोर्शन आपके में दिया हुआ है डिस्कशन का, उसको डिस्कस करेंगे, तो वहाँ देखेंगे वहाँ कई सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ना, वो मेजर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो खून बह रहा होता है ना, उसको जो है ये रोक करके, ये फाइब्रिनोजन जो है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो जब मतलब कहीं आपको चोट लगती है, तो ये फाइब्रिनोजन इस पर्टिकुलर साइट पे जा करके फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है, और यही फाइब्रिन जो है आगे जो है ना, वो क्लॉट बना देता है और हमारा खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत शानदार रोल प्ले करती है, हमें याद रखना है। ठीक, तो प्लाज्मा में हमें याद रखना है कि प्रोटीन के पोर्शन में 3 प्रोटीन जो है प्लाज्मा में देखी जाती हैं। एल्ब्यूमिन, जिसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ये बॉडी के डिफेंस को मेंटेन करती हैं। और उसके बाद फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, आया मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे आ जाइए। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में चूंकि ये सेलुलर पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग 3 सेल्स का डिस्कशन करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम क्या है, चलिए बताइए। देखिए आरबीसी का जो है साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने। एंड प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। हम लोग जनरली बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स है, लेकिन आपको ये नाम भी याद होने चाहिए। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अभी हम लोग एनसीईआरटी से इस टॉपिक को कवर करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का फर्दर जो है ना, वो क्लासिफिकेशन किया गया है ए ग्रैन्युलोसाइट्स में एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में। ये देखिए ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। देखिए ये सेल जो है ना, अपने नाम से ही बता रही है। देखिए ये है ग्रैन्युलो,
एंड साइट्स, साइट्स मतलब हो गया सेल, ग्रैन्युलो मीन्स प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, तो वो सेल्स जिनके पास ग्रैन्यूल्स है उनको हम लोग ग्रैन्युलोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। और जिन सेल्स के पास ग्रैन्यूल्स नहीं है उनको हम लोग एग्रैन्युलोसाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमें 3 टाइप की सेल्स पढ़नी है, कौन कौन सी, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। अभी इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल है, ये कैसे वर्क करती है, ठीक। फिर देखिए ए ग्रैनुलोसाइट्स में हमें 2 सेल्स पढ़नी है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट जो है ना वो बहुत शानदार रोल डिफेंस में प्ले करती है। मैंने बताया आपको कि ये टॉपिक डिस्कशन का इम्यूनोलॉजी के अंडर में आपके चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज में दिया हुआ है, तो जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे इसको तब वहाँ पे हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये लिम्फोसाइट्स कैसे वर्क करती हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत मेजर रोल है इनका बॉडी की डिफेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। ये लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर करेंगे। तो इस स्लाइड से हमें जो है बिल्कुल क्लियर ये याद रखना है कि ब्लड को जो है 2 कंपोनेंट में स्टडी करते हैं, फर्स्ट प्लाज्मा विच इज 55% एंड सेकंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सेलुलर पार्ट विच इज 45%, ठीक। प्लाज्मा में 3 चीजें यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वाटर होता है, आयंस एंड मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये आपके नीट में बार बार पूछा गया है, इन तीनों का नाम एंड इनके वर्क, ठीक। तो देखिए 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं हमारी प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक। इनका हमें वर्क भी पता होना चाहिए और इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक। फिर देखिए सेलुलर पार्ट में आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है एंड प्लेटलेट्स आती हैं। डब्ल्यूबीसी को फर्दर डिवाइड किया गया है ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स वो सेल जिनके पास ग्रैन्यूल्स है, इनका क्या काम है अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। ग्रैन्युलोसाइट देखिए 3 टाइप की हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट जो है वो 2 टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए एक चीज मुझे और आपको बतानी है, मुझे इसे क्लियर करना पड़ेगा। देखिए अच्छा ये देखिए ये आपके नीट का क्वेश्चन भी है। देखिए क्या हम ब्लड को ऐसे लिख सकते हैं, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्लाज्मा 55% है, सेलुलर पार्ट 45% है, ये दोनों मिला करके ब्लड बनाते हैं, ठीक। ओके, ये तो नॉर्मल थिंग हो गई, ओके। अब देखिए तो प्लाज्मा इक्वल टू क्या होता है, देखिए प्लाज्मा इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस सेल्स। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्लाज्मा इटसेल्फ कैन क्लॉट, प्लाज्मा खुद से क्लॉट कर सकता है कि नहीं, सोच के बताइए। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, मैं डिस्कशन पे इसीलिए लेकर के जा रहा हूं ताकि आपको लोग को ये चीजें याद रहें, ठीक है। जरा सोच के बताइए, प्लाज्मा इटसेल्फ कैन क्लॉट, ये क्वेश्चन है आपका नीट का। तो देखिए एक बात समझिए, प्लाज्मा में अभी हम लोगों ने प्रोटीन्स का पार्ट पढ़ा कि प्लाज्मा में 3 टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जो है ना वो क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्योंकि ये प्लाज्मा का पार्ट है, तो अगर प्लाज्मा प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में ये प्रेजेंट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस के कारण हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो क्लॉट कर सकता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है फाइब्रिनोजन चूंकि वहां मौजूद है इसलिए प्लाज्मा इटसेल्फ कैन क्लॉट, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा 100% सही है, ठीक। यहां से आपका जो है नीट का क्वेश्चन जो है बनता है, लेकिन अब एक स्टेप आगे चलते हैं जो कि और ज्यादा जो है डिस्कशन में इस्तेमाल होता है, जो कि नीट में पूछा गया है कि अगर हम कहें कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, अब बताइए इसको क्या बोलते हैं और क्या ये क्लॉट कर सकता है, बताइए। तो देखिए प्लाज्मा से अब हमने फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा ली, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन ही ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो चूंकि अब ब्लड क्लॉटिंग का जो मेन प्रोटीन है वही अलग हो गया, तो अब ये प्लाज्मा जो है ना वो ये क्लॉट नहीं कर पाएगा,
ठीक। अब ये जो प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन जो कॉम्बिनेशन बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सीरम। ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है और वो क्लॉट कर सकता है कि नहीं, और ये जो सीरम है ये क्या होता है और ये क्लॉट कर सकता है कि नहीं। तो आपको याद रहना चाहिए कि प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस सेल्स, हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन अभी भी जो है प्लाज्मा में ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन मौजूद है, इसलिए ये क्लॉट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन हटा दें तो जो सीरम बनेगा वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन अब नहीं है, ठीक है। ये आपके नीट के क्वेश्चंस थे कुछ, अभी जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ना तब आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग WBC के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए WBCs को जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया दो सेल्स में, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखिए बात समझिए, हम लोगों ने कहा ग्रैन्युलोसाइट्स कौन सी सेल्स है, जो जिनके पास ग्रैन्यूल्स है वो सब ग्रैन्युलोसाइट्स बोली गई, ठीक। अब देखिए इनका फर्दर नाम है इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये जो इओसिनोफिल है ना, देखिए ये एक इओसिन डाई होती है, उससे ये स्टेन होते हैं। ये जो ग्रैन्यूल्स आप देख रहे हैं इनका फायदा क्या है, इनका फायदा स्टेनिंग में है। यही ग्रैन्यूल्स जो है वो स्टेनिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो इओसिनोफिल इन सेल्स को इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इओसिन डाई एसिडिक डाई है, ये एक एसिडिक डाई है जिससे ये जो है सेल्स स्टेन हो जाती हैं, इसलिए इनको हम लोग इओसिनोफिल बोल देते हैं। एसिडिक डाई है और फिल मतलब लविंग होता है, एंड इओसिनो जो है वो इओसिन डाई को बोला गया। तो वो सेल जो इओसिन से जो है स्टेन हो गई उनको इओसिनोफिल हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है। इनका देखिए इनका काम क्या है, फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं पैरासाइट के इन्फेक्शन में। पैरासाइट्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, तो देखिए हमारी इंटेस्टाइन में जो है ना, मान लीजिए ह्यूमन की इंटेस्टाइन में बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, उनमें से एक पैरासाइट है एस्केरिस, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो एस्केरिस है ना, ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक। फिर क्या होता है, जब कभी कभी ये जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इसका हो जाता है तो ये ब्लॉकेज तक कर देता है इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो इसका इसका जो है लक्षण क्या होता है, जैसे भूख नहीं लगती बहुत लंबे समय तक, ठीक, डाइजेशन बिल्कुल जो है डिस्टर्ब रहता है। तो ये एस्कैरियोसिस एक जो है बीमारी करता है, तो ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। मान लीजिए इसका जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो कुछ टेस्ट करवाता है, तो उस टेस्ट में देखता है कि क्या इओसिनोफिल का काउंट तो नहीं बढ़ गया। तो अगर इओसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ होता है ब्लड में तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो इओसिन्स है ना ये पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है फाइट करती हैं। देख रहे हैं कैसे डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है काम करती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारी डिफेंस की, इओसिनोफिल्स, ठीक। अब देखिए सेकंड, ये देखिए लिखा हुआ है बेसोफिल। बेसोफिल अगेन, फिल मतलब लविंग एंड बेसो ये बेसिक डाई होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो सेल्स हैं ये बेसिक डाई से चूंकि स्टेन प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने बेसोफिल बोल दिया। बेसोफिल जो है वो प्रोड्यूस करती है इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके नीट में कई बार पूछा गया है कि इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये बेसोफिल्स होती हैं। ये 3 केमिकल जो है रिलीज करती हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से 3 केमिकल जो है ये लोग रिलीज करती हैं, तो देखिए ये हिपैरिन रिलीज करती है, हिपैरिन, हिस्टामिन, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। तो ये 3 केमिकल्स के नाम आपको याद रखने हैं, और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यही बेसोफिल। यही बेसोफिल जो है आगे टिश्यू में जाकर के मास्ट सेल बनाती हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये सब नाम देखने को मिलेंगे कि मास्ट सेल क्या होती हैं। तो ये जो बेसोफिल है ना यही आगे जा करके मास्ट सेल बनाती हैं, और ये 3 केमिकल रिलीज करती हैं, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिपैरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मीन्स जो ब्लड को जमने नहीं देता, ये आपको याद रखना है। हिपैरिन का काम क्या है, हिपैरिन जो है हमारा वो एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स पे आ जाते हैं। देखिए ये एसिडिक डाई से स्टेन हो गए इओसिनोफिल, बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन हो गए।
तो ये न्यूट्रोफिल्स क्यों? ये न्यूट्रोफिल्स इसलिए इनका नाम रखा गया क्योंकि ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही डाई से स्टेन हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम हम लोग न्यूट्रोफिल रखते हैं। इनका डिफेंस में बहुत तगड़ा रोल है। ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है हमारी ब्लड में, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो हेल्प इन फैगोसाइटोसिस, ये क्या काम करती हैं? देखिए पहली बात, ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो फॉरेन सब्सटेंसेस आ जाते हैं ना हमारी बॉडी में, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कोई पैथोजन हो गया, तो ये उसको जो है उससे लड़ती हैं और उसको खा जाती हैं। यही फैगोसाइटोसिस होती है, ये खा जाती हैं उस सेल्स को, ठीक। फिर देखिए ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये डिफेंस में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। और देखिए इनके सबके आप जरा ये देखिए न्यूक्लियस कैसे होते हैं, ये देखिए न्यूक्लियस, ठीक। ये आपको हेडफोन टाइप दिख रहा होगा, ये देखिए इस तरीके के दिखते हैं। अभी एनसीईआरटी हम लोग जब पढ़ेंगे तब इनका शेप वहां पे डिस्कस किया हुआ है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए इसका शेप देखिए, ये जो है ना, ये देखिए पहले एक इसमें नोड्यूल हमें देखने को मिलता है, फिर ये देखिए दूसरा, फिर ये देखिए तीसरा। तो इसका एक और नाम इसी बेसिस पे दिया गया है, पीएमएनएल सेल, ठीक। पीएमएनएल मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, कि जैसे जैसे जो है मतलब मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे इसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज होती जाती है। पहले एक होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन होते हैं, फिर चार हो जाते हैं, फिर पांच हो जाते हैं। ऐसे करके जो है इनका शेप एंड साइज जो है बदलता रहता है, इसीलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, वो ल्यूकोसाइट जिसकी न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी जो है चेंज होती रहती है, बहुत सारे जो है वो ऐसे नोड्यूल्स बना लेता है हेड के, ठीक है। इसलिए इसको न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम जो है वो पीएमएनएल सेल्स होता है। ये फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो डिफेंस में जो है रोल प्ले करती हैं, मोस्ट अबंडेंट होती हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं। और जब भी इन्फेक्शन होता है ना, कोई पार्टिकल जो है बाहर से बॉडी में इंटर करता है, कोई पैथोजन इंटर करता है, तो जो सबसे पहले उस पैथोजन से लड़ाई करती हैं वो यही होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये बॉडी की सोल्जर की तरीके से काम करती हैं। वो कंप्लीट डब्ल्यूबीसी जो है वो डिफेंस में उसका रोल है, डब्ल्यूबीसी का जो है वो डिफेंस में रोल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। फिर देखिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट को, दो सेल्स इसमें जो है डिस्कस करते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो है इसका डिफेंस में बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि देखिए लिम्फोसाइट को जो है देखिए फर्दर जो है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में डिवाइड कर दिया गया। अब ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या है, ये अलग से एक डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। तो जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ आप ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा एक चीज और ये मैं बताना भूल गया था आप लोग को, कि जितनी भी ब्लड सेल्स होती है ना वो सब कहाँ पे बनती है, वो सब जो है बोन मैरो में बनती है, ठीक। जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं इंक्लूडिंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो कहाँ पे बन रही हैं, वो सब बोन मैरो में बनती हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो आपने देखा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये बनती भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, ठीक। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन ये मैच्योर जो है वो थाइमस ग्लैंड में होती है, जाकर के इसकी थाइमस ट्रेनिंग होती है। अभी आप एक वर्ड देखेंगे, थाइमस ट्रेनिंग। थाइमस ट्रेनिंग ये क्या होता है, तो ये हम लोग डिटेल में इम्यूनोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि थाइमस ट्रेनिंग क्या होती है। यहाँ पे आप ऐसे ही समझ लीजिए कि लिम्फोसाइट्स और सारी ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो में ही बनती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट में जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही बनती है और यहीं पे मैच्योर होती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं और मैच्योर जो है वो थाइमस ग्लैंड में होती हैं, थाइमोसिन हार्मोन की इन्फ्लुएंस में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ये बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये जो है ना ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। अब ये ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, अगेन ये टॉपिक हम लोग इम्यूनोलॉजी में ही डिस्कस करेंगे
क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। ठीक, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन के लिए आपको इतना बता दूं कि देखिए जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है बॉडी में इंटर करता है ना, तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं उसको मारने के लिए, और जिसको मार करके एंटीबॉडीज जो है स्टोर कर लेती हैं। ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी का सीधा सा मतलब है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, और ये जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करती हैं। ये देखिए ये क्या काम करती है, मान लीजिए कोई जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है पैथोजन आ गया, कोई स्ट्रॉन्ग एंटीजन आ गया जो इन एंटीबॉडीज से नहीं मरता है, तो फिर ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है प्रोड्यूस करती है टी लिम्फोसाइट्स, और ये उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं जिससे वो पैथोजन मर जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही जान लीजिए और इसको याद कर लीजिए कि बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, एंड टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। इसको डिटेल में हम लोग इम्यूनोलॉजी के ही चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि ये ब्लड का जो है हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, इसलिए ब्लड में ये प्रेजेंट होती हैं, कैसे काम करती हैं ये फर्दर डिस्कशन का टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, फिर देखिए, तो आई होप ये लिम्फोसाइट्स का अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस। ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, पैथोजन से जब ये इनका एक्सपोजर होता है, ठीक है, एंटीजन से जब इनका एक्सपोजर होता है, तो ये बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है और टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये आपके नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको याद रखना है। फिर देखिए मोनोसाइट्स क्या होती हैं। मोनोसाइट्स जो है वो ये फैगोसिटिक सेल्स हैं, ये फाइट ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई। ठीक है, ये भी फैगोसिटिक सेल हैं, ये जो है ना जैसे ही इन्फेक्शन होता है ये भी फैगोसाइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई को खत्म करने की कोशिश करती हैं, और ये टिश्यू में जा करके एक बड़ी सी सेल बनाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेज। ठीक, ये मैक्रोफेजेस बनाती हैं। ये मैक्रोफेज जो है ना, ये की नाम से ही बता रही है मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज जो है ये भी एक फैगोसिटिक सेल है, और ये भी इन्हीं फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट अकाउंट था डब्ल्यूबीसीज का। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कितने टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने फर्दर देखा कि इओसिनोफिल एसिडिक डाई से जो है स्टेन होती है, इसलिए उसका नाम इओसिनोफिल है। देन बेजोफिल ये बेसिक डाई से स्टेन होती है, एंड यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। फिर बेजोफिल में हमें याद रखना है कि ये टिश्यू में जाकर के मास्ट सेल बनाती हैं, और इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में इनका रोल है। ये 3 केमिकल रिलीज करती हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स में 2 सेल्स हम लोग पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो है वो फैगोसिटिक सेल्स हैं जो टिश्यू में जाकर के मैक्रोफेज बनाती हैं और फाइट ऑफ बैक्टीरिया वायरस एंड फंजाई। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट जो है वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करती हैं। ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट में इनका जो है फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, एंड टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। और जितने भी टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं उनका वो सब कहाँ पे बनती हैं, वो सब बनती हैं बोन मैरो में। ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है थोड़ा सा बोन मैरो के बारे में देख लेते हैं कि बोन मैरो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, पहली बात आप ये पढ़िए कि व्हाट इज बोन मैरो। बोन मैरो इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू फाउंड इनसाइड द बोन्स। इट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी की, उनका ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइसिस। इसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, और ये उसके बाद का जो एरिया होता है ये लंबा सा एरिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस अगेन ये स्मॉल एरिया जो है इसको हम लोग एपिफाइसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आप ये येलो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये येलो स्ट्रक्चर जो है ये येलो स्ट्रक्चर जो है ये होता है हमारा येलो बोन मैरो। ठीक, क्या होता है अभी बताते हैं। लेकिन ये जो एपिफाइसिस का एरिया होता है ना, ये देखिए ये जो एपिफाइसिस का एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये एपिफाइसिस का एरिया, इसके अंदर ये जो सेल्स हैं इसी को यहाँ जूम करके दिखाया गया है, यही है हमारा रेड बोन मैरो। मतलब एपिफाइसिस एरिया के अंदर ये जो सेल्स आप देख रहे हैं यही है हमारा रेड बोन मैरो, जो
सभी तरीके की ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। फिर से ध्यान दीजिए, लॉन्ग बोन्स जो हमारी बॉडी की होती हैं, यहाँ पे इसमें दिया भी हुआ है कि रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, लोकेशन है फाउंड इन द फ्लैट बोन्स, हिप, स्टर्नम, रिब्स, स्कल एंड द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी, जैसे हमारी फीमर हो गई, जैसे हमारी ह्यूमरस हो गई, ये जो लॉन्ग बोन्स है ना, इनका ये जो एपिफाइजियल एरिया है, इसको हम लोग रेड बोन मैरो बोलते हैं। ये रेड बोन मैरो है, ये सभी तरीके की जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ये देखिए, ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यही तो होता है सेलुलर पार्ट। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये यही रेड बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये येलो बोन मैरो लिखा हुआ है। तो ये येलो बोन मैरो क्या होता है, ये कोई ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करता, ये फैट बॉडीज होती हैं, ये फैट बॉडीज होती हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इनका जो है एरिया भी बढ़ता जाता है। मतलब क्या है कि ये साइन है एजिंग का, ठीक है। तो जैसे जैसे एजिंग होती रहती है, हमारी एज बढ़ती जाती है, रेड बोन मैरो का एरिया जो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये एरिया बढ़ जाता है येलो बोन मैरो का, ठीक है। फिर देखिए, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो ये जो येलो बोन मैरो है ना, ये जनरली कोई भी सेल जो है प्रोड्यूस नहीं करता ब्लड सेल। लेकिन जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो बॉडी से बह गया, तो ये जो येलो बोन मैरो है ना, ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है और ब्लड सेल बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। नॉर्मली ये कोई भी ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ब्लड सेल कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा रेड बोन मैरो। तो जब भी येलो बोन मैरो जो है इमरजेंसी के केसेस में अगर इसको सपोर्ट करना होगा, तो ये येलो बोन मैरो जो है पहले रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होगा, फिर ये जो है ब्लड सेल्स को बनाएगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बोन मैरो का टॉपिक। तो देखिए, बोन मैरो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर देखिए, लोकेशन क्या है इसकी, फाउंड इन द फ्लैट बोन्स, हिप, स्टर्नम, रिब्स, स्कल एंड द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, उनके एंड को ये एपीफाइजियल एरिया में पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन देखिए, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, एक्टिव इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। देखिए, चिल्ड्रंस में जो है इसका जो कंपोनेंट होता है ना, चिल्ड्रंस में जो है इसका मतलब इसकी एक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो इसका कंटेंट भी ज्यादा होता है। चिल्ड्रंस में, अर्ली एज के जो बच्चे होते हैं, उनमें येलो बोन मैरो कम होता है और रेड बोन मैरो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, येलो बोन मैरो जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ये साइन है एजिंग का, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए, ये येलो बोन मैरो देख लीजिए, देखिए येलो बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट है, फाउंड इन द सेंट्रल कैविटीज ऑफ द लॉन्ग बोन्स लाइक फीमर। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल कैविटी है बॉडी की, ये इस बोन की, ठीक है। फिर देखिए, फंक्शन क्या है, स्टोर्स फैट, ये फैट बॉडीज होती है, मैंने आपको बताया। कैन कन्वर्ट टू द रेड बोन मैरो इन केस ऑफ सीवियर ब्लड लॉस। एक्सीडेंटल केस में होता है कि जब बहुत ज्यादा ब्लड जो है निकल जाता है बॉडी से, तो ये येलो बोन मैरो जो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होता है और फिर ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देती है बॉडी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फिर देखिए, आइए इस टॉपिक को अब हम लोग जो है एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लेकर के चलेंगे। मुझे लगता है आपको डिस्कशन से जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा, वही आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आपको डिस्कशन नहीं भूलना है, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको रिपीट करके एक बार फिर से देखिएगा। मुझे पक्का भरोसा है कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझ में आएगी। देखिए, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखिए, ये लिखा हुआ है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक। फिर देखिए, प्लाज्मा के बारे में गिवन है कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55%, ये याद रखना है आपको, 55% ऑफ द ब्लड, 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। ये भी याद रखना है कि वाटर जो है वो मेजर पोर्शन होता है प्लाज्मा का, ठीक है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। कौन कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। ये तीन प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने हैं, ये आपके नीट के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर देखिए, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नीट का। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। फिर देखिए, ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे काम करती है हम लोग देख चुके हैं। ग्लोबुलिन्स जो है
डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इनके वर्क भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर देखिए प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, chloride ion, etc. Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body. Okay. फिर इन्होंने कहा कि factors for the coagulation or the clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. ये point आपको याद रखना है, inactive form में होते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो क्या सीरम क्लॉट करता है, बताइए। तो हमारा आंसर होगा नहीं, सीरम क्लॉट नहीं करता, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में गिवन है कि इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स and platelets are collectively called formed elements। ये जो है हमारे ब्लड का सेलुलर पार्ट है, आपको याद रखना है। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ओके, इरिथ्रोसाइट्स का आप अकाउंट देख लीजिए। RBCs, इरिथ्रोसाइट्स और द RBCs रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। A healthy adult man has on an average 5 million। ये डेटा गिवन है तो आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of the RBC per mm cube of the blood। तो ये एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। RBC कितनी होती है, 5 millions to 5.5 millions per mm cube, ठीक। फिर देखिए RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। ये देखिए हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, रेड बोन मैरो में, इन द एडल्ट्स। RBCs आर डिवोइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है कि डिवोइड ऑफ द न्यूक्लियस, RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसने काम चुना है ब्लड के ट्रांसपोर्ट का और गैसेस एक्सचेंज का, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को स्टोर करने की कोशिश करती है, इसलिए। तो आइए देखिए RBCs are devoid of the nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape, ठीक है। फिर देखिए they have a red colored iron containing protein complex called hemoglobin। रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, ये आपको याद रखना है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। इसीलिए हम लोग इसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है इसका अपीयरेंस रेड होता है। फिर देखिए अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम। ये भी डेटा आपको याद रखना है कि अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ द हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड, ठीक है। फिर देखिए दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये कैसे होता है, ये हम लोग पिछली लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो उसको भी देखिए, ठीक है। फिर देखिए RBCs have an average लाइफ स्पैन ऑफ 120 days। 120 दिन की इनकी लाइफ साइकिल होती है, पॉइंट आपको याद रखना है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। तो ये आपके नीट में कई बार पूछा गया है कि ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC किसको बोलते हैं, तो वो है स्प्लीन। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। उसके बाद क्या होता है, ये स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए ये ल्यूकोसाइट का अकाउंट इन्होंने दिया हुआ है। पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये है RBC, ये है प्लेटलेट्स। ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक बहुत बड़ी मेगा कैरियोसाइट्स होती है, उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स। अभी हम लोग एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे गिवन है, अभी देखते हैं इसको। ये देखिए इओसिनोफिल, ठीक। ये देखिए बेसोफिल का डायग्राम, और ये देखिए न्यूट्रोफिल्स। ये देखिए न्यूट्रोफिल, ये देखिए कई सारे इसमें न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको। ये देखिए न्यूट्रोफिल्स, और ये देखिए हेडफोन शेप न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ये देखिए मोनोसाइट्स, ठीक। फिर ये T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो ये ब्लड सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। फिर देखिए ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, WBC, ओके, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन नेचर ने सिर्फ और सिर्फ RBC को दिया है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट का काम सौंपा, इसलिए उससे न्यूक्लियस ले लिया नेचर ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि और ये WBC जो है वो कलरलेस होती हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, फिर दे आर न्यूक्लिएटेड, ये देखिए इनके पास न्यूक्लियस मौजूद है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ द ब्लड। ठीक है, फिर देखिए leukocytes are generally short-lived. Okay, we have two main categories of the WBCs, granulocytes and agranulocytes. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेल्स विद ग्रैन्यूल्स एंड विदाउट ग्रैन्यूल्स। फिर देखिए न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स are the different types of granulocytes while lymphocytes and monocytes are the agranulocyte। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हम लोग डायग्राम में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगेन न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा इनका नंबर होता है, कितना 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, बेसोफिल्स आर द लीस्ट, ओके, अमंग देम। ठीक, फिर देखिए न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द फैगोसिटिक सेल्स, ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स जो है वो फैगोसिटिक सेल्स है विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। ठीक, सबसे पहले यही काउंटर करते हैं जब भी कोई पैथोजन जो है बॉडी में इंटर करता है। फिर देखिए बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है नीट पे आपके। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक, इओसिनोफिल 2 to 3% रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, फिर देखिए lymphocytes 20 to 25% are of two major types, B and T forms। B and T lymphocytes का मतलब ये बनती बोन मैरो में है बी लिम्फोसाइट, और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, और ये जो है ये थाइमस में मैच्योर होती है, इसलिए इसका टी लिम्फोसाइट नाम है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। कैसे काम करती है उसको हम लोग इम्यूनोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए प्लेटलेट्स आर प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, ये नाम आपको याद रखने हैं तीनों के कि आरबीसी का नाम क्या होता है, WBC का नाम क्या होता है, प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है। ठीक, आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ये स्पेशल सेल होती है बोन मैरो में हमारे, ये उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। फिर देखिए ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³। फिर platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or the clotting of the blood। ठीक है, तो अभी हम लोग जब ब्लड कोगुलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहां पे कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, ये हम लोग डिटेल में अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए a reduction in their number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of the blood from the body। तो जब हम लोग जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और क्लॉटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो ये जो देखिए अब इनका नंबर कम हो गया, ये जो है क्या बना रही हैं, ये क्लॉट बना रही हैं, जैसे चोट लगी और इनका नंबर कम है तो क्लॉटिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, जिस वजह से बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी और अभी हम लोगों ने पार्ट 1 इस वीडियो में कवर किया है। आई होप ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कस किया, ब्लड के कंपोनेंट्स देखे कि ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है और सेलुलर पार्ट कितना होता है। फिर प्लाज्मा में कई सारी प्रोटीन्स होती हैं, इन तीनों प्रोटीन्स के नाम आपको याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। और उसके बाद जो है सेलुलर पार्ट की जो हमने बात की तो हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड जो है प्लेटलेट्स का अकाउंट देखा। फिर देखा कि फर्दर डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन गिवन है, ग्रैन्युलो एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनका जो है क्या रोल है डिफेंस में, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, और इस लेक्चर को हम लोगों ने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर किया। तो आई होप ये लेक्चर आपको जो है हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम।